जय हिंद साथियों, हमारे इस YouTube चैनल पे आप सबका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में बीमा के अनुप्रयोग दो हम लोगों ने सीख लिया था। दो बीमा के अनुप्रयोग हम लोगों ने सीख लिया था। एक हमने सीखा था कि किसी भी भौतिक राशि का जो नियतांक होता है उसका हम लोग मात्रक और बीमा कैसे निकालते हैं। ठीक, बीमा के अनुप्रयोग की सहायता से हमने एक सीख लिया था। और दूसरा हमने सीखा था कि जो भौतिक राशियों का समीकरण होता है उसे कैसे निकाला जाता है। और आज हम लोग सीखने वाले हैं किसी भी समीकरण की सत्यता की जांच करना। जो भौतिक समीकरण होते हैं उनके समीकरण की हम लोग जांच कैसे करते हैं कि ये फार्मूला सही या गलत है। ठीक है, और आज ही हम लोग सीखेंगे कि मात्रक को एक पद्धति से दूसरे पद्धति में कैसे बदला जाता है। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक होगा यह होगा किसी भी समीकरण को सत्यता की जांच करना। चलिए, हम कैसे जानते हैं कि समीकरण कोई सही है या गलत है, चलिए उसके बारे में हम लोग सीखते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन मान लीजिए हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें दिया है, जैसे हम लोग गति का प्रथम समीकरण हम लोग क्लास 9th में ही पढ़ चुके हैं कि v बराबर होता है u प्लस at। v बराबर क्या होता है? u प्लस at होता है। आप जरा एक बात को ध्यान रखिएगा, हम जब भी समीकरण की सत्यता की जांच करेंगे तो हम हमेशा अपने दिमाग में एक बात याद रखेंगे कि जो बायां पक्ष वाला वैल्यू होगा वो दाएं पक्ष वाले वैल्यू के बराबर होगा। यानी बाएं पक्ष की जो बीमा होगी वो दाएं पक्ष की बीमा के अगर बराबर आ गई तो इसका मतलब यह समीकरण सही है। इतना बात समझ में आ गया। दूसरी बात समझिए, अगर फार्मूले में बीच में कहीं प्लस का चिन्ह लगा है तब देखिए क्या करते हैं। बाएं पक्ष वाली जो बीमा है, ध्यान दीजिएगा, बाएं पक्ष वाली जो बीमा है वो पहले प्लस के पहले वाली जो वैल्यू है इसकी बीमा इसके बराबर होनी चाहिए। फिर प्लस के बाद वाली जो वैल्यू है इसकी भी बीमा इसके बराबर होनी चाहिए। बात समझ में आ गया। यानी कि अगर मान लीजिए इस तरह से कोई फार्मूला दिया है, एक उदाहरण के तौर पे ले लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर कोई फार्मूला दे दिया है m बराबर s प्लस ut प्लस zp प्लस c 4c मान लीजिए है। इस तरह से कोई दे दिया है फार्मूला, ध्यान दीजिएगा। तो हम करेंगे क्या, यह जो m की बीमा होगी वह इस s के बीमा के बराबर होनी चाहिए। m की बीमा जो होगी s की बीमा के क्या होगी? बराबर होगी। और जो ut की बीमा होगी वो भी m की बीमा के बराबर होगी। जो zp की बीमा होगी वो भी m की बीमा के बराबर होगी। और जो c की बीमा होगी वो भी m की बीमा के बराबर होगी। तब जाकर के हम कहेंगे कि यह जो समीकरण है यह सही है। अगर इन सब की बीमा, ध्यान से सुनिए, कहीं ऐसा हो गया कि किसी 3 की बीमा इनके बराबर आ गई लेकिन 1 की बीमा नहीं आई तो समीकरण सही नहीं है, गलत है। मान लेते हैं 2 की आ गई, 2 की नहीं आई तब भी समीकरण गलत है। यानी चारों में से चारों की जो बीमाएं होती हैं वो इसके बराबर आनी चाहिए, तभी यह फार्मूला सही माना जाएगा, अन्यथा गलत माना जाएगा। अगर किसी एक की भी बीमा इसके बराबर नहीं आई तो यह फार्मूला सही नहीं है। अगली चीज को समझिए, अगर फार्मूले में कहीं आपको अचर राशि दिख गई, जैसे 4 लिख गया, 1/2 मिल गया, 1/2 मिल गया, इस तरह से कहीं मिल गया, तो वह उन सब वैल्यू की अचर राशियां जो होती हैं उनकी बीमा नहीं होती है, तो उनको हम लोग छोड़ देते हैं। बात इतना समझ में आ गया। चलिए, अब हम सीखते हैं कि यह जो समीकरण है यह सत्य है या असत्य है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे बाएं पक्ष की बीमा। बाएं पक्ष की बीमा, चलिए बाएं पक्ष की बीमा हम लोग लिखते हैं। और बाएं पक्ष में क्या है? v। तो v की बीमा हम लोग देखते हैं। अब देखो यहां पर v क्या होता है? v यहां पर होता है आपका वेग। v क्या होता है? वेग। और वेग की बीमा क्या होती है? lt पर -1। वेग की बीमा क्या होती है? lt पर -1 होता है। चलिए, अब आगे हम लोग लिखते हैं दाएं पक्ष की बीमा। दाएं पक्ष की बीमा, अब ध्यान दीजिएगा, जो दाएं पक्ष की बीमा जब हम लिखते हैं तो दाएं पक्ष में क्या है? u है और at है। इन दोनों को अलग अलग बीमाएं हम लिखेंगे क्योंकि बीच में प्लस है ना। तो सबसे पहले हम लिखेंगे u की बीमा। u की बीमा, ध्यान दीजिए। और यहाँ पर u क्या होता है? यह होता है प्रारंभिक वेग। u यहाँ प्रारंभिक वेग होता है और v क्या होता है? अंतिम वेग होता है। यह भी वेग है, यह भी वेग है, तो इसकी भी जो बीमा होगी वो हो जाएगी lt पर -1। इतना बात क्लियर है। चलिए आगे हम देखते हैं at की बीमा। at की बीमा, चलिए at की बीमा देखते हैं। सबसे पहले देखिए ए यहाँ पर क्या होता है, ए होता है इसमें त्वरण, ये क्या होता है त्वरण। हम लिख देते हैं
सॉरी जो v है यहाँ प्रारंभिक वेग है u के, सॉरी जो v है, चलिए हम देख लेते हैं कि इसमें v क्या है, u क्या है, a क्या है, t क्या है। इसमें जो v है यह अंतिम वेग है, u प्रारंभिक वेग है, a जो है त्वरण है और t है समय। बात क्लियर है। चलिए सबसे पहले a की बीमा यानी त्वरण की बीमा हम लिखते हैं। त्वरण की बीमा होती है l t पर -2। त्वरण की बीमा क्या होती है, l t पर -2। अगला क्या है, t है। t की बीमा क्या होती है, कैपिटल T। t मतलब समय, समय की बीमा क्या होती है, t होती है। अब आगे देखते हैं, आगे देखिए ध्यान से। इसमें l है, इसमें l नहीं है, तो l को एक ही बार लिख लेते हैं। देखिए इसमें t है, इसमें भी t है, इसमें t के पावर +1 है, इसमें t के पावर -2 है, दोनों जुटेगा तो बन जाएगा t के पावर -1। माइनस वाला वैल्यू ज्यादा है ना, इसलिए माइनस का चिन्ह लग जाएगा। अब ध्यान दीजिए, जो बाएं पक्ष की बीमा थी वह क्या थी, l t के पावर -1, और दाएं पक्ष की जो दो अलग अलग वैल्यू है, जो दो अलग अलग वैल्यू है, उन दोनों वैल्यूओं का बीमा एक समान है कि नहीं है। देखिए u की भी बीमा आ गई l t पर -1 और at की भी बीमा आ गई l t पर -1, यानी कि इसका मतलब यह हो गया कि यह जो फार्मूला है यह सत्य है। यानी हम कह सकते हैं v, u और at की जो बीमाएं हैं वह एक समान है, इसलिए यह जो समीकरण होगा यह सत्य होगा। यानी हम लिखेंगे u, v और at की बीमाएं एक समान है, एक समान है, इसलिए v बराबर u प्लस at समीकरण सत्य है। इतना बात समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, नंबर दूसरा क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा, हम लोगों ने पिछले वीडियो में एक फार्मूला निकाला था, F बराबर mv²/r। यह फार्मूला निकाला था हम लोगों ने। चलिए देखते हैं आज हम लोग कि ये फार्मूला जो हम लोग निकाले थे यह सही है या फिर गलत है। चलिए सबसे पहले ध्यान देंगे, सबसे पहले बाएं पक्ष की बीमा लिखते हैं। चलिए बाएं पक्ष की जब बीमा लिखते हैं, बाएं पक्ष में क्या है, F यहाँ बल होता है, m द्रव्यमान का कण होता है, सॉरी m कण का द्रव्यमान होता है और v कण का वेग होता है और r क्या होता है, वृत्त की त्रिज्या होती है। तो बाएं पक्ष की बीमा हम लोग देखेंगे, यानी कि हमको लिखना है F की बीमा। F की बीमा, F की बीमा देखो, F क्या है, बल है, और बल की बीमा क्या होती है, ml t पर -2, यही होता है। चलिए अब दाएं पक्ष की बीमा लिखेंगे। चलिए अब दाएं पक्ष की बीमा समझते हैं। दाएं पक्ष में देखिए क्या है, ये टोटल एक ही वैल्यू है, अलग अलग वैल्यू नहीं ना है, तो सबकी बीमाओं को हम एक साथ लिखेंगे। यानी कि देखते हैं हम, बराबर में क्या चीज है, mv² बटे में क्या है, r है, बराबर। ध्यान दीजिए m क्या है, द्रव्यमान, द्रव्यमान की बीमा क्या होती है, m होती है। द्रव्यमान की बीमा क्या होती है, m होती है। वह स्मॉल m है, एक कैपिटल M है। और v यहाँ पर कण का वेग होता है, और वेग का बीमा क्या होता है, l t पर -1। चलिए अब बटे का चिन्ह है, बटे का चिन्ह, बटे में क्या है, r, r जो होता है वृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या दूरी होती है, इसलिए दूरी की बीमा क्या होती है, l होती है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर r है, एक चीज और ध्यान दीजिए, यहाँ पर r के पावर 1 है तो 1 ही है, लेकिन यहाँ v के पावर 2 है, तो इसलिए हम इसके ऊपर लिख देंगे 2। इतना बात समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, यह जो घात वाली वैल्यू है, यह घात l के ऊपर भी होगा, t के ऊपर भी होगा, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं। सबसे पहले इसको हम लोग लिख लेंगे, m जो है सेम टू सेम ऐसे उतार देंगे, और इस दूसरे वाले कोष्टक में l के पावर हम लोग लिख सकते हैं 2, l के पावर 2 लिख सकते हैं, और t के पावर भी 2 आएगा, t के पावर भी आ जाएगा -2, क्योंकि -1 का 2 में गुणा करेंगे तो आएगा -2, और बटे में क्या है, m। यहां तक बात क्लियर है ना। चलिए आगे समझिए, इन दोनों कोष्टक की वैल्यू को हम एक ही में लिखते हैं, या सबसे पहले इसको आप ऊपर लेके चले जाइए। चलिए ऊपर लेके चलते हैं। जब ऊपर लेके चलेंगे, ऊपर वाली वैल्यू को सेम टू सेम ऐसे हम उतार देते हैं। ऊपर वाली वैल्यू क्या है, l के पावर 2 है, t के पावर -2 है,
अब देखिए ये नीचे वाली जो वैल्यू है जब ये ऊपर जाएगी, इसका घात प्लस का 1 है, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 1। ये सारी चीजें हम आपको पिछले वीडियो में समझा चुके हैं। चलिए अब आगे ध्यान दीजिए, इन सभी वैल्यू को हम एक ही कोष्टक में लिखते हैं। सभी जो बीमाएं हैं सबको हम क्या कर रहे हैं, एक ही कोष्टक में लिख रहे हैं। ध्यान दीजिए, इसमें यम है और कहीं यम नहीं है, तो केवल यम को हम ऐसे ही लिख देंगे। देखिए यम के बाद यल को लिखते हैं, इसमें यल है और इसमें भी यल है, इसमें यल की पावर 2 है, इसमें यल की पावर माइनस का 1 है। जब इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो मिलेगा केवल यल, यल की पावर 1 प्लस का हमको मिलेगा। इसमें देखिए टी की पावर क्या है, -2, और इसमें कहीं टी है नहीं है, तो हम सेम टू सेम ऐसे लिख देंगे टी की पावर -2। अब ध्यान दीजिएगा, बाएं पक्ष की जो बीमा एफ की जो बल की बीमा आई थी वो आई थी एम एल टी के पावर -2, यही होता है। और हमने इसकी बीमा दाएं पक्ष की बीमा जब निकाल के लाए तो ये भी बीमा क्या आ गई, एम एल टी के पावर -2। यानी कि बाएं पक्ष की बीमा और दाएं पक्ष की बीमा दोनों बीमाएं एक बराबर है कि नहीं है, एक बराबर है ना। तो जब दाएं पक्ष और बाएं पक्ष की बीमाएं बराबर होती हैं इसका मतलब ये हो गया कि यह समीकरण क्या है, सत्य है। अतः हम लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, हम लोग लिखेंगे बाएं पक्ष की बीमा दाएं पक्ष की बीमा के बराबर है, इसलिए एफ बराबर mv²/r समीकरण सत्य है। आज समझ में आ गया। तो हमने क्या अभी सीखा कि जो समीकरण है उस समीकरण सत्य है या असत्य है उसकी जांच हम कैसे करते हैं, बात समझ में आ गया ना। तो इसी प्रकार से जो भी समीकरण दिया रहेगा हम इसी प्रकार से इसकी सत्यता की जांच करेंगे। बाएं पक्ष की बीमा और दाएं पक्ष की बीमा की हम लोग तुलना करेंगे, अगर दोनों एक बराबर आ गया तो सत्य है, अगर नहीं आया तो समीकरण सत्य नहीं है। बात समझ में आ गया। और वो 2 बातें आप लोग याद रखिएगा कि प्लस लगा है तो अलग अलग जो वैल्यू लिखेंगे वो सारी वैल्यू जो होती है इनके बराबर आनी चाहिए उसकी बीमा, और कोई अचर राशि है तो उसकी बीमा हम नहीं लिखते हैं, उसको छोड़ देते हैं। इतना बात समझ में आ गया। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग अगला सीखते हैं कि एक मात्रक को दूसरे पद्धति के मात्रक में कैसे बदला जाता है। चलिए अब हम लोग अगला सीखते हैं। अगला नंबर है हमारा कि मात्रक को एक पद्धति से दूसरे पद्धति के मात्रक में बदलना। चलिए एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। क्वेश्चन यह दिया है कि घनत्व, पहला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, घनत्व 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब को किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब में बदलिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या है, घनत्व 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब को किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब में बदलिए। देखिए हम इसे बदलेंगे कैसे, जरा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि हम लोग पिछले वीडियो में हम आपको एक फार्मूला बताए थे, इसके 2 वीडियो पहले हम आपको एक फार्मूला बताए थे कि फार्मूला हमने आपको बताया था कि n1 u1 बराबर होता है n2 u2 के। इसमें ध्यान से समझिएगा, जो n1 है यह अचर वैल्यू होती है, जो u1 है यह भौतिक राशि होती है। इसमें जो n2 है यह अचर राशि होती है और जो u2 है यह भौतिक राशि होती है। और हम जानते हैं कि भौतिक राशियों का बीमा होता है, और बीमा इसमें होगा क्या, या तो द्रव्यमान होगा, लंबाई हो सकता है और समय हो सकता है। तो हम लिख सकते हैं इसको n1 अगर द्रव्यमान होगा तो उसकी बीमा होगी m, और अगर लंबाई होगी तो उसकी बीमा होगी l, और अगर समय होगा तो उसकी बीमा होगी t बराबर, इधर क्या है n2, ये भी अचर राशि है। इसमें भी जो भौतिक राशि है, अगर द्रव्यमान होगा तो उसकी बीमा होगी m, और लंबाई होगी तो उसकी बीमा होगी l, और समय होगा तो उसकी बीमा होगी t। इतना बात क्लियर है। अब एक बात जरा ध्यान दीजिएगा, इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, सुनिए ध्यान से। बाएं पक्ष में भी हम m-L-T लिखे हैं, दाएं पक्ष में भी हम m-L-T लिखे हैं, तो हमको पता नहीं चल पाएगा कि कौन बाएं पक्ष की वैल्यू है, कौन दाएं पक्ष की वैल्यू है। इसलिए हम देखिए करते क्या है, हम करेंगे क्या, यहाँ पर लिख देंगे m1, यहाँ लिख देंगे L1, यहाँ पर लिख देंगे T1।
इसका मतलब ये हो जाएगा कि यह n1 की भौतिक राशि है, जो n1 है इसकी भौतिक राशि है। अगली बात, इधर हम लिख देंगे n2 L2 T2, इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो n2 है उसकी यह भौतिक राशि है। इतना बात क्लियर हुआ। आगे देखते हैं, आगे हम इनके घातों को देख लेते हैं, इनके घात क्या होंगे। ध्यान दीजिए, इसका घात मान लेते हैं हम a है, इसका घात मान लेते हैं b है, और इसका घात मान लेते हैं c। सेम उसी प्रकार इसका भी घात मान लेंगे a है, इसका मान लेंगे b है, इसका मान लेंगे c। घात में कोई चेंजिंग नहीं करते हैं। अब आगे ध्यान दीजिएगा, हम इसको सबको अगर एक ही क्वेश्चन में हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं n1, एक ही क्वेश्चन में लिखेंगे m1 और m की पावर a है, इसको लिखेंगे l1 और l की पावर b है, इसको लिखेंगे t1 और t की पावर c है। कोष्टक बंद बराबर n2 है। अब आगे ध्यान दीजिए, इन सबको भी हम एक ही कोष्टक में लिखते हैं। जब एक ही कोष्टक में लिखेंगे तो होगा क्या, m2 की पावर क्या है a, और यहाँ पर है L2 की पावर है b, और यहाँ पर है T2 की पावर क्या है 2। चलिए, इतना बात समझ में आया। हम जब भी बदलेंगे एक पद्धति के मात्रक को हम दूसरे पद्धति के मात्रक में बदलेंगे, यानी कि हमसे n1 की वैल्यू दिया रहेगा और हमसे n2 की वैल्यू पूछेगा, तो हम एक काम करते हैं, जब n2 की वैल्यू पूछेगा इसको यही रहने देते हैं, बाकी इसको इधर हम पक्षांतर कर देते हैं। यानी कि हम लिख सकते हैं कि n2 बराबर, ध्यान दीजिएगा, n2 बराबर हम लिख सकते हैं n1, ध्यान दीजिए n1 कोष्टक में क्या है, m1a L1b और T1 की पावर c। अब बटे में ध्यान दीजिए, वैल्यू जो होगी बटे में चली जाएगी। बटे में क्या होगा, m2 के पावर a L2 के पावर b और T2 के पावर c। सॉरी, यहाँ 2 लिख दिए हैं, यहाँ पर होगा c। इतना बात समझ में आ गया ना। चलिए, अब एक बात और ध्यान दीजिएगा, यहाँ n2 बराबर क्या चीज है, n1। अब ध्यान दीजिए, m जो है, यहाँ भी m है, यहाँ m1 है, यहाँ m2 है, इन दोनों को हम एक साथ लिख देते हैं। एक साथ इसलिए लिखेंगे क्योंकि देखिए इन दोनों के घात एक बराबर हैं, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं m1 बटे m2, और इन दोनों के घात हम लिख सकते हैं 1। बात इतना समझ में आ गया। चलिए आगे देखिए, आगे हम लिख सकते हैं L1 बटे L2, और इसके घात क्या है, b है, दोनों के घात b है। चलिए आगे लिख सकते हैं T1 बटे T2, और इन दोनों के घात क्या है, c है। इतना बात समझ में आ गया। देखिए, जब हम एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति के मात्रक में बदलेंगे तब जाकर के यह फार्मूला हमें काम देगा। आज समझ में आए। चलिए, इस फार्मूले की सहायता से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा कि घनत्व 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब को किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब में बदलिए। चलिए, हम सबसे पहले लिखते हैं, इसमें जो वैल्यू दिया है सबसे पहले हम उसको लिख लेते हैं। जो वैल्यू दिया है सबसे पहले हम उसको लिख लेते हैं। देखिए दिया क्या है, यहाँ जो 1 है यह n1 की वैल्यू है। n1 की वैल्यू कितना दिया है, 1, और u1 की जो वैल्यू है, u1 की वैल्यू क्या चीज दिया है, ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, और क्वेश्चन में दिया है केजी प्रति मीटर क्यूब में बदलिए। यानी कि हमको दिया है u2 की वैल्यू क्या दिया है, केजी प्रति मीटर क्यूब की वैल्यू दिया है। हमसे पूछा क्या है, n2 की वैल्यू पूछा है। इतना बात आप लोग को समझ में आ गया। हमसे किस चीज की वैल्यू पूछा है, n2 का, यानी एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति में बदलने के लिए कहा है ना, कहा कि 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब का मान बताइए किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब में कितना होगा। तो हमसे n2 का मान ही ना पूछा है। चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। हम कहेंगे WKT, फार्मूला हमें पता है कि n2 बराबर होता है n1 कोष्टक में m1 बटे m2 की पावर a और L1 बटे L2 की पावर b और T1 बटे T2 की पावर c। यहां तक तो बात क्लियर है ना। चलिए अब आगे ध्यान दीजिएगा, हम लिखेंगे n2 बराबर,
n1 की वैल्यू कितना है, 1 है। चलिए आगे समझते हैं m1 की वैल्यू क्या है। ध्यान से समझिएगा, u1 की जो वैल्यू है वो ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब में दिया है ना, यानी कि u1 में क्या है, जो मात्रक है वह ग्राम है, द्रव्यमान किसमें है, द्रव्यमान किसमें है, ग्राम में है। यानी m1 का जो मान है वो किसमें है, g में है, यानी कि ग्राम में है। और बटे m2 दूसरे पद्धति में जो द्रव्यमान पूछ रहा है वो किसमें पूछ रहा है, किलोग्राम में, क्या हो जाएगा kg। इतना बात क्लियर हुआ। अभी घात वाली वैल्यू को हम समझते हैं, पहले अंदर वाली वैल्यू को हम लिख लेते हैं। अब अगला देखिए, इसमें L1 लंबाई की जो बात है, L1 पहले वाले में लंबाई क्या दिया है, सेंटीमीटर में, हम यहाँ लिखेंगे सेंटीमीटर और बटे, ध्यान दीजिएगा। दूसरे वाले में किस में पूछा है, मीटर में, तो यहाँ हो जाएगा मीटर। अभी घात वाली वैल्यू को हम छोड़ रहे हैं। अब आगे देखिए, इसमें समय कहीं दिया है, समय का कोई जिक्र नहीं किया है, समय को हम छोड़ देते हैं, ठीक है, या फिर लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम लिख लेते हैं T1 बटे T2। अब देखिए घात वाली वैल्यू को हम समझते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया था, घनत्व। हम लोगों ने घनत्व का बीमा पढ़ चुका है। घनत्व की बीमा क्या होती है, ml की पावर -3। घनत्व का बीमा क्या हम लोगों ने पढ़ा है, ml की पावर -3 होता है। देखो ध्यान से, यानी m की पावर कितना होता है, 1 होता है, तो यानी हम इसके ऊपर क्या लिख देंगे, 1। चलिए, l लंबाई की पावर कितना होता है, -3, हम इसके ऊपर लिख देंगे -3, यानी b की वैल्यू क्या है, -3 है। यानी हमको a का मान यहाँ से क्या मिलता है, 1 मिलता है, और b का मान हमको क्या मिलता है, -3 मिलता है, और c का मान यहाँ क्या है, 0 है। c की वैल्यू नहीं है, तो c की वैल्यू क्या है यहाँ पर, 0। अब किसी के घात 0 होता है तो इसका मान क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, वो वैल्यू हट जाएगी। चलिए अब आगे समझते हैं। n2 बराबर 1 कोष्टक में, अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर है 1 ग्राम और यहाँ पर है 1 किलोग्राम, तो ऊपर वाला ग्राम में है, 1 ग्राम है, और नीचे वाला जो किलोग्राम है, जब हम इसको ग्राम में बदलेंगे तो हो जाएगा 1000 ग्राम, और इसकी घात कितना है, 1। इतना बात क्लियर है। आगे देखिए, ऊपर वाली जो वैल्यू है इसमें किसमें है, सेंटीमीटर में, यानी 1 सेंटीमीटर है। अब बटे नीचे वाली वैल्यू मीटर में है, तो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर। ऊपर वाला वैल्यू किसमें है, सेंटीमीटर में है। देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ऊपर वाला जो मात्रक है सेम वही मात्रक हम नीचे वाला भी लिख रहे हैं, सब एक समान होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए, और इसका वैल्यू तो 1 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और इसकी घात कितना है, -3 है। आगे n2 बराबर 1 का गुणा इसमें करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमको यही वैल्यू मिलेगी। अब देखिए g से g कट जाएगा तो बचेगा क्या, 1 बटे 1000, यही बचेगा ना। चलिए आगे, बीच में गुणे का चिन्ह है, लगा देते हैं। यहां पर भी सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, कटेगा ना। अब एक चीज और ध्यान दीजिए, 1 के घात -3 हम लिखते हैं, तब भी होकर वैल्यू क्या आएगी, 1 ही आएगी, आएगी ना। चलिए आगे समझते हैं। नीचे दिया है 100 सेंटीमीटर और इसके घात भी है -3, और जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो हो जाएगा +3, यानी कि हम इसे लिख सकते हैं 1 और 1 के आगे 6 0, यानी कि हो जाएगा 1 0 0 0 0 0 0 6 बार। ठीक, समझ में आ गया। चलिए आगे देखिए, अब आगे लिखेंगे हम n2 बराबर 3 0 से 3 0 कट जाएगा, बचेगा 10 की पावर 3, और जो इसका मात्रक होगा वो होगा kg प्रति मीटर क्यूब। ठीक, यानी n2 का मान आ गया 10 की पावर 3 kg प्रति मीटर क्यूब। देखिए क्वेश्चन हमारा जो दिया था, घनत्व 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब को kg प्रति मीटर क्यूब में बदलिए, तब वो हमारा मान आ गया n2 बराबर 10 की पावर 3 kg प्रति मीटर क्यूब। समझ में आया ना। चलिए ठीक, आप इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आपसे आगे मिलते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन है, 1 न्यूटन को सीजीएस पद्धति में बदलिए। और जो न्यूटन होता है यह SI पद्धति का मात्रक होता है। ध्यान दीजिए, जो दिया है सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं कि क्या दिया है। देखिए दिया क्या है, सबसे पहले n1 की वैल्यू दिया है, n1 की वैल्यू कितना दिया है, 1, और इसी के साथ u1 होता है, n1 की वैल्यू 1 है, और u1 की वैल्यू क्या है,
न्यूटन में है। अच्छा, जो न्यूटन होता है इसका मतलब क्या होता है एसआई पद्धति में? केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्या होता है? केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। इतना बात समझ में आया? अगली बात देखिए, हमसे कहा है कि बताइए सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक क्या होगा, यानी कि U2 की वैल्यू आपसे दे दिया है। U2 की वैल्यू सीजीएस पद्धति में क्या होती है? सीजीएस पद्धति में होता है ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। और हमसे N2 की वैल्यू पूछा है कि बताइए उसका मान क्या होगा। इतना बात क्लियर है? आगे समझते हैं। हमें फार्मूला पता है WKT, हम जानते हैं कि N2 बराबर फार्मूला जो होता है वह होता है N1 कोष्टक में M1 M2 की पावर A, L1 L2 की पावर B, T1 T2 की पावर C, यही होता है। अब एक बात जरा ध्यान से सुनिए, जो एक न्यूटन है, यह एक न्यूटन किसका मात्रक है? बल का मात्रक, यानी एफ का मात्रक। एफ का मात्रक, तो एफ की बीमा क्या होती है? ml t के पावर -2। बल की बीमा क्या होती है? ml t के पावर -2। अब यहीं से हमको a b c का मान मिलेगा। m के घात जो होता है वह होता है a का मान, m के घात 1 है तो यहाँ हो जाएगा a का मान 1, और b का मान जो हमको मिलेगा, l के घात जो होता है, l के घात कितना है? 1 है तो b का मान भी कितना मिलेगा? 1। और c बराबर, c का मान जो t के घात होता है, t के घात कितना है? -2, तो c का पावर कितना, c का मान हमको कितना मिलेगा? -2। बात समझ में आ गया? चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे N2 बराबर N1 की वैल्यू कितना है? 1। 1 का गुणा इसमें करेंगे, कोई परिवर्तन नहीं होगा, छोड़ देते हैं 1 को। अब आगे देखिए M1 की वैल्यू किस में है? केजी में है, बटे M2 की वैल्यू कितना है? किसमें है? ग्राम में है। और घात कितना है? a का वैल्यू कितना है? 1 को छोड़ दीजिए। आगे देखते हैं L1 लंबाई, L1 की वैल्यू किसमें है? मीटर में है, और बटे L2 की वैल्यू किसमें है? सेंटीमीटर में है। और b घात b है, b का मान कितना? 1। चलिए अब आगे देखिए T1 किसमें है? सेकंड में है, सेकंड स्क्वायर, और बटे T2 किसमें है? ये भी सेकंड में है, सेकंड स्क्वायर, और इसके घात कितना है? c -2। अब एक बात जरा ध्यान दीजिएगा, ध्यान से समझिए। यहाँ सेकंड स्क्वायर कट करके 1 हो जाएगा, 1 की घात -2 है, उसका मान 1 हो जाएगा, इसका मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब 1 का गुणा इसमें करेंगे, कोई चेंजिंग नहीं होगा, यानी इतने को लिखेंगे, हम इसको छोड़ देंगे। आगे देखिए N2 बराबर, ऊपर है 1 किलोग्राम और नीचे है 1 ग्राम, तो ऊपर वाला जो किलोग्राम है उसको हम ग्राम में बदल लेते हैं। तो 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है बाबू? 1000 ग्राम होता है। अब बटे में ग्राम है तो ग्राम को ग्राम रहने दीजिए। अगला देखते हैं, ऊपर वाली वैल्यू मीटर में है, नीचे सेंटीमीटर में है, तो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? 100 सेंटीमीटर। ये हो गया 100 सेंटीमीटर, और बटे में क्या है? सेंटीमीटर। अब ध्यान दीजिए, ग्राम से ग्राम कट जाएगा, तो N2 बराबर हमको क्या मिलेगा? 1000। ग्राम से ग्राम कट गया, 1000 मिला, बीच में गुणे का चिन्ह है। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, तो बचेगा क्या? 100। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 के पावर 3, 2 5, 5 0 है, 10 के पावर 5। और सीजीएस पद्धति में हम इसे कहते हैं डाइन। सीजीएस पद्धति में ही हम इसी को क्या कहते हैं? डाइन कहते हैं। यानी कि जो 1 न्यूटन बल है उसका सीजीएस पद्धति में मात्रक कितना होता है? 10 के पावर 5 डाइन। यानी हम कह सकते हैं कि 1 न्यूटन बराबर होता है 10 के पावर 5 डाइन। 10 के पावर 5 डाइन। इतना बात क्लियर हो गया? बात समझ में आ गया ना? चलिए अच्छी बात है। देखिए कठिन नहीं है, इसका आप प्रयास करिएगा, आपको जरूर आ जाएगा। जब आप इसको 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा अपने आप। ठीक है, केवल प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है, कठिन नहीं, बस प्रैक्टिस करिए आप, आपको समझ में आ जाएगा। एकदम आसान है ना? चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। एक क्वेश्चन और हम आपको बताते हैं इसी से रिलेटेड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक जूल को सीजीएस पद्धति में बदलिए। सीजीएस पद्धति में बदलिए। ध्यान दीजिएगा, यह जो जूल है यह एसआई पद्धति में होता है। जो वैल्यू दिया है सबसे पहले हम उसको लिख लेते हैं, और जो जूल है यह कार्य का मात्रक है। ध्यान दीजिए, सबसे पहले N1 की वैल्यू क्या दिया है? 1,
अब U1 की वैल्यू देखते हैं। U1 की वैल्यू क्या दिया है, जूल। जूल को हम कैपिटल जे से प्रदर्शित करते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, इस जूल को हम लोग लिख सकते हैं, SI पद्धति में इसका मान होता है kg मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसका मान क्या होता है, kg मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अगली बात देखिए, CGS पद्धति में हमसे पूछा है, यानी कि U2 की वैल्यू दिया है, UT की वैल्यू हमसे दिया है, किसमें पूछ रहा है, kg का जो मान होता है CGS पद्धति में किसमें होता है, ग्राम में। अब मीटर का मान किसमें होता है, सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, मीटर स्क्वायर है तो, और बटे सेकेंड का स्क्वायर। समय का मान CGS पद्धति हो चाहे SI पद्धति हो, दोनों में क्या होता है, सेकेंड ही होता है। चलिए अब आगे हमसे पूछा कि बताइए N2 का मान क्या है, कहेंगे WKT। फार्मूला हमें पता है कि N2 बराबर होता है N1 कोष्टक में M1 बटे में M2 की पावर A, L1 बटे L2 की पावर B, T1 बटे T2 की पावर C। यही होता है ना। चलिए वैल्यू को हम लोग रखते हैं। अब जब वैल्यू को हम लोग रखेंगे तो N1 की वैल्यू कितना दिया है, 1 हो गया। चलिए इसके 1 का इसमें गुणा करेंगे, कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसको छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। M1 की वैल्यू किसमें दिया है, किलोग्राम में, बटे M2 की वैल्यू किसमें दिया है, ग्राम में, और इसके पावर कितना है, A। आगे देखते हैं, लंबाई इसमें किसमें दिया है, मीटर में, मीटर स्क्वायर है, बटे इसमें किसमें है, L2 का मान सेंटीमीटर स्क्वायर, और घात कितना है, B। आगे देखते हैं, T1 की वैल्यू किसमें दिया है, सेकंड में, सेकंड स्क्वायर है, और T2 की वैल्यू भी क्या है, सेकंड स्क्वायर है, और घात क्या है, C। चलिए अब आगे देखते हैं, जो जूल दिया है, 1 जूल किसका मात्रक है, कार्य का मात्रक है, और कार्य की बीमा क्या होती है M L की पावर 2 और T की पावर -2। यह होता है कार्य की बीमा। अब आगे देखिए, ध्यान से समझिएगा, यहां से m के पावर जो होता है वह 1 का मान होता है, तो m की पावर 1 है, वह a का मान हो गया, और l के पावर जो होता है वह b का मान होता है, b का मान कितना होगा, 2, क्योंकि l की पावर कितना है, 2, और c का मान क्या होता है, जो t के पावर होता है, t के पावर कितना है, -2, यानी c का मान कितना है, -2। इतना बात क्लियर है। आगे देखिए, अब अपने N2 बराबर यह किलोग्राम, 1 किलोग्राम को ग्राम में बदलेंगे तो हो जाएगा 1000 ग्राम, बटे ग्राम में है, ग्राम में रहने दो। ऊपर a का मान 1 निकाले हम लोग, 1 को लिखते नहीं है, घात पर छोड़ देते हैं, बटे। आगे देखिए, यह ऊपर मीटर में, नीचे सेंटीमीटर में। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर, और मीटर स्क्वायर है तो एक बार और लिख देंगे 100 सेंटीमीटर, बटे लिख देते हैं सेंटीमीटर गुणे 100 सेंटीमीटर, बटे में देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब घात b का मान कितना है, b का मान कितना है, 2, हम लोग निकाले हैं b का मान 2। अब देखिए सेकंड से सेकंड कट जाए, 1 हो जाएगा। अब c के 1 के पावर कुछ भी होगा, उसका वैल्यू कितना आएगा, 1 ही आएगा, उसको छोड़ देते हैं, इसका मान 1 हो जाएगा। अब आगे देखिए, N2 बराबर ग्राम से ग्राम कट जाएगा तो क्या बचेगा, 1000 गुणे सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर यहाँ 1 सेंटीमीटर यहाँ, दोनों कट जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर खत्म, 100 गुणे 100 कितना मिलेगा हमको, 10,000। अब देखिए N2 बराबर 3 जीरो यहाँ 4 जीरो यहाँ, यानी 10 के पावर कितना हो जाएगा, 7, और यह होता है अर्घ। इसको हम लोग क्या कहते हैं, अर्घ कहते हैं। इसका मतलब ये हो गया N2 का जो मान आ गया, यानी हम कह सकते हैं कि 1 जूल बराबर जो होता है 10 की पावर 7 अर्घ होता है। 1 जूल बराबर क्या होता है, 10 की पावर 7 अर्घ होता है। तो बात समझ में आ गया। तो जब भी हमसे पूछेगा कि बताइए कि 1 न्यूटन में कितना, 1 न्यूटन को आप बदलिए सेंटीमीटर में, सीजीएस पद्धति में बदलिए, 1 न्यूटन को सीजीएस पद्धति में बदलिए, उसका मान कितना होता है, कहेंगे 10 की पावर 5 डाइन होता है। 1 जूल को सीजीएस पद्धति में बदलिए, उसका मान कितना होता है, 10 की पावर 7 अर्घ होता था। तो यह था आपका बीमा के अनुप्रयोग। यह आपका क्या था, बीमा का अनुप्रयोग। बीमा के 4 अनुप्रयोग होते हैं, चारों अनुप्रयोग हमारे खत्म हो गए। अब फिर मिलेंगे हम आप लोग से अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।